दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 के धमाकेदार सीरीज का फुल एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर से पंकज त्रिपाठी जी वापस आए हैं अपनी उम्दा और काबिले तारीफ एक्टिंग लेकर। इस वेब सीरीज को मिले हैं IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10। ये एक क्राइम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे चलते हो एक्सप्लेनेशन की ओर। इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग में हम सबको जारा को दिखाया जाता है। जारा 16 साल की होती है और वो एक चाइल्ड एक्ट्रेस होती है। वो इतनी छोटी उम्र में ही बहुत पॉपुलर हो जाती है। जारा के डैड का नाम होता है नीरज। जारा की रियल मॉम की डेथ हो जाती है और जारा के फादर ने अवंतिका नाम की एक लेडी से शादी कर ली थी। अवंतिका एक डिवोर्सी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम था मुकुल, और ये चारों अब साथ में रहते थे। मुकुल अब धीरे धीरे जारा से चिढ़ने लग गया था। वो अपनी बहन की पॉपुलैरिटी को हजम नहीं कर पा रहा था। नीरज और अवंतिका को यही लगता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि मुकुल और भी ज्यादा जारा से नफरत करने लगा था। मुकुल इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था कि उसने अपने स्कूल के एक फ्रेंड की आंख तक फोड़ दी थी और अब वो हर तरह का नशा भी करने लगा था। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन नीरज को कॉल आता है कि जारा को न्यू एड के शूट के लिए मड आइलैंड जाना होगा और नीरज सबको वहाँ ले जाने की सोचता है। मुकुल को मड आइलैंड बिल्कुल भी नहीं जाना था, क्योंकि वो यहाँ रहकर अपने निकम्मे दोस्तों के साथ ड्रग्स लेना चाहता था और पार्टी करना चाहता था। मुकुल को जब अपने ड्रग डीलर से ये पता चलता है कि उसके पास अब ड्रग्स नहीं है और अगर उसको और ड्रग्स चाहिए तो उसको मड आइलैंड जाना होगा, अब मुकुल क्या करता? मुकुल बाद में हाँ कर देता है और वो भी अपनी फैमिली के साथ मड आइलैंड जाने के लिए रवाना हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम व्यूवर्स को महेंद्र केसवानी नाम का एक बंदा दिखाया जाता है। वो नीरज की फैमिली के रहने का पूरा इंतजाम करता है। महेंद्र के बॉस ने ही जारा को हायर किया था एड के लिए। जारा का एक डाई हार्ड फैन भी होता है जिसका नाम मोती होता है। वो हमेशा जारा को स्टॉक किया करता था और जब उसे ये पता चलता है कि जारा मड आइलैंड जा रही है, वो उसका पीछा करता हुआ वहाँ भी पहुँच जाता है। अब मुकुल मौका मिलते ही ड्रग्स डीलर से मिलने का प्लान बनाता है। ड्रग डीलर बीच के पास एक सुनसान घर में मुकुल को बुलाता है और ड्रग्स उसे बेचकर चला जाता है। रात को जारा के लिए होटल में पार्टी रखी गई थी। जारा वहाँ पर आती है और वहाँ पे उसी के उम्र के बहुत सारे और भी बच्चे होते हैं। जारा इनसे घुल मिल जाती है। वो बच्चे जारा को लेट नाइट पार्टी में आने के लिए बोलते हैं। जारा पहले तो मना कर देती है, मगर बाद में आने को राजी हो जाती है। इस बात की भनक नीरज और अवंतिका को नहीं होती। उधर मुकुल भी पार्टी में होता है और खरीदी हुई ड्रग्स कंज्यूम करने लगता है। इतने में कुछ और नशेड़ी लड़के आते हैं और मुकुल से ड्रग्स मांगने लगते हैं। मुकुल ने 50,000 में 12 ग्राम ड्रग्स खरीदी होती है और वो 1 ग्राम ड्रग्स की कीमत 7,000 रुपए बताकर उन लड़कों से पैसे कमाना चाहता है। वो नशेड़ी लड़के मान जाते हैं और मुकुल से डील कर लेते हैं, लेकिन मुकुल उनसे पैसे कैश में मांगने लगता है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम रात में हमें ATM के पास मिलना, हम तुम्हें कैश पैसा दे देंगे। अब रात 12 बजे जारा छुप के उन्हीं दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है और उसके जाते ही मुकुल भी फौरन चुपके से निकल जाता है। अब मुकुल जहाँ पहुँचता है वहाँ पर पार्टी हो रही होती है और वो देखता है कि जारा वहाँ पे डांस कर रही है। अब हम व्यूवर्स को अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अवंतिका को पता चलता है कि जारा अपने कमरे में नहीं है। पहले तो वो उसे पूरे घर में खोजती है। जब वो उसे नहीं मिलती तब वो नीरज को आकर बताती है कि वो गायब हो गई है। अवंतिका को वॉचमैन से पता चलता है कि जारा और मुकुल रात को घर से बाहर गए थे। नीरज अवंतिका मुकुल के पास आते हैं जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है। वो मुकुल से पूछते हैं तो मुकुल उनको बोलता है कि उसने जारा को पार्टी में देखा था और वो वहाँ पर एंजॉय कर रही थी, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गया। बाकी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अवंतिका और नीरज उस पार्टी वाली जगह पर आते हैं और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। ऑफिसर प्रशांत मुकुल से रात के इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करने लगता है और वहीं पर ऑफिसर गौरी पार्टी वाली जगह पर जाकर सबका स्टेटमेंट लेने लगती है। मुकुल ऑफिसर प्रशांत को बताता है कि वो रात को 12:50 के अराउंड पार्टी में एंटर हुआ था। जारा पहले से उस पार्टी में मौजूद थी और बहुत इंजॉय कर रही थी, इसलिए वो जारा को बिना डिस्टर्ब किए 2:30 बजे के अराउंड अकेले वापस आ गया। मगर ऑफिसर गौरी को तो कुछ और ही पता चलता है। पार्टी में मुकुल और जारा का झगड़ा हुआ था। मुकुल ने जारा को जबरदस्ती कुछ पिलाने की कोशिश की थी, जिससे जारा ने मुकुल को पूल में धक्का मार दिया था और एक लड़का तो ये तक बोल देता है कि उसने मुकुल को पार्किंग लॉट में जारा को घसीट कर ले जाते हुए देखा था। ऑफिसर गौरी CCTV फुटेज में ये देखती है कि मुकुल ने सच में जारा को घसीट कर कार में बिठाया था। अब मुकुल की चोरी तो पकड़ी जाती है।
सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि कुछ मछुआरों को एक डेड बॉडी मिली है जिसको एक ब्लू कलर की प्लास्टिक की पन्नी में लपेटा गया है। पुलिस वहां पहुंचती है। बॉडी का फेस बिल्कुल खराब हो चुका था और वो एक लड़की की बॉडी थी। जारा के पेरेंट्स को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। अवंतिका जारा की पायल देखकर पहचान जाती है कि वो जारा की ही डेड बॉडी है। अब मुकुल पुलिस वालों की नजर में मेन सस्पेक्ट हो जाता है। मुकुल ने झूठ बोला होता है और सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन मुकुल माइनर होता है क्योंकि मुकुल अभी 18 साल का नहीं हुआ था। अब जुनोवाइल टीम को बुलाया जाता है और मुकुल से पूछताछ शुरू हो जाती है। अब मुकुल फिर से बयान देता है और वो भी पहले वाले बयान से बिल्कुल अलग। वो ये बताता है कि ठीक 12:15 पर वो पार्टी में गया था। उसने वहाँ जारा को देखा जो कि नशे में धुत थी। वो जारा को घर चलने को बोलता है और नशा उतारने के लिए नींबू पानी पिलाने की कोशिश करता है, जिससे चिढ़कर जारा उसे पूल में धक्का मार देती है। पूल में गिरने की वजह से सारे लोग मुकुल के ऊपर हंसने लगते हैं। मुकुल को बहुत गुस्सा आता है। मुकुल पूल से बाहर निकल के सीधा वॉशरूम में जाता है और जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर जारा मिलती है जो कि वॉमिट कर रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा नशा किया होता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मुकुल उसे घसीटकर अपनी कार में बैठाता है। मुकुल बताता है कि वो वहाँ से जारा को लेकर बीच पर गया क्योंकि जारा ने कार में भी वॉमिट कर दी थी। मुकुल पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और वहाँ से पानी की बाल्टी लाकर उसमें पानी भर के अपनी गाड़ी को साफ करने लगा। वो इतना गुस्सा हो गया कि वो जारा को वहीं छोड़कर आ गया। उसे लगा कि जारा का जब नशा उतर जाएगा तो वो खुद घर आ जाएगी क्योंकि बीच से घर का रास्ता बहुत ज्यादा नहीं था। मुकुल के रूम की तलाशी लेने पर पुलिस को ड्रग्स और पैसे मिलते हैं, मगर मुकुल साफ मुकर जाता है कि ये सब उसका नहीं है। पुलिस जारा की बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है और एक टीम को कंस्ट्रक्शन साइट पर भी भेज देती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात प्रूफ हो जाती है कि जारा की बॉडी पर मुकुल के फिंगरप्रिंट थे और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी बहुत सी ऐसी जगह पर मुकुल के ही फिंगरप्रिंट थे और वहीं पर जारा को मारा गया था। जारा का बहुत ब्रूटली मर्डर हुआ था। उसके हाथ पैर को बांधकर उसके फेस पर तब तक तेजाब गिराया गया था जब तक दर्द से उसके दिमाग की नसें फट नहीं गई और वो मर नहीं गई। जारा की मौत का समय होता है सुबह 2 बजे से 5 बजे के बीच में। पुलिस मुकुल का केस लेखा पिरामल नाम की लॉयर को दे देते हैं जो कि इंसाफ के लिए केस लड़ती है। मुकुल को अब अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ने जानबूझकर ऐसे टाइम पे मुकुल को अरेस्ट किया था कि उसके पेरेंट्स पैसे के दम पर उसकी बेल ना करवा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस मुकुल को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने वाली थी। अवंतिका बहुत दुखी होती और परेशान हो जाती है। एक माँ की परेशानी को देखते हुए ऑफिसर गौरी अवंतिका को लॉयर माधव मिश्रा का नंबर दे देती है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे एंट्री होती है अपने त्रिपाठी जी की। अवंतिका फौरन माधव मिश्रा के घर पहुँच जाती है क्योंकि वो कैसे भी करके अपने बेटे को छुड़वाना चाहती थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मुकुल को जुनोवाइल कोर्ट में ले जाया जाता है। माधव मिश्रा अपना पक्ष रखते हुए बोलते हैं कि मुकुल एक अच्छा लड़का है और वो एक अच्छे घर को बिलोंग करता है। उसके खिलाफ कोई भी अभी तक क्रिमिनल केस नहीं है। उसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर है और जज साहब उसे बेल मिलनी चाहिए। लेकिन लॉयर रेखा एक वीडियो जज को दिखाती है जिसमें मुकुल गुस्से में आकर अपने क्लासमेट की आंख को फोड़ देता है और उसके पेरेंट्स पैसे के दम पर इस केस को दबा देते हैं। जज मुकुल की बेल खारिज कर देता है। मुकुल एकदम इस बात से बौखला जाता है और अपनी माँ और लॉयर माधव को बहुत कुछ खरी खोटी सुना देता है। मुकुल का बाल सुधार गृह में बहुत अच्छे से स्वागत होता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। वहाँ के सारे लड़के उसको जम के परेशान करते हैं जिससे कि उसकी सारी हेकड़ी एक बार में निकल जाती है। उधर मीडिया मुकुल को बहुत बुरा भला बोलने लगती है और लॉयर माधव मिश्रा को सोशल मीडिया पर बहुत गंदी गंदी गालियों के साथ ट्रोल किया जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह झूठी अफवाह भी फैला दी जाती है कि जारा का मर्डर तो हुआ था मगर उसका रेप भी हुआ था, जबकि यह सरासर गलत था। अब अवंतिका जारा के डाई हार्ट फैन मोती के बारे में माधव को बताती है। वो मोती पर भी शक करती है। माधव पुलिस को बताता है मगर पुलिस मोती को हल्के में ले लेती है। ऑफिसर प्रशांत और गौरी पर चार्जशीट फाइल करने का बहुत प्रेशर होता है, इसलिए वो किसी और एंगल को देखना ही नहीं चाहते थे कि क्या पता जारा को किसी और ने ही मारा हो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अवंतिका मीडिया वालों से इंटरव्यू के दौरान मोती का नाम ले लेती है। मीडिया में बात आने से पुलिस को मोती वाले एंगल पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ जाता है। पुलिस को पता चलता है कि मोती भी उस रात पार्टी में था और उसके पास एसिड वाला एक जेरिकैन भी मिलता है, मगर बाद में पता चलता है कि मड आइलैंड वाले शूट के डायरेक्टर मोती को अपने साथ ले गए थे और इससे पहले भी वो उन्हीं के साथ था और ये प्रूफ हो जाता है कि मोती ने कुछ भी नहीं किया।
अब बात आती है मुकुल की एडल्ट ट्रायल की, ताकि वो 2 या मैक्सिमम 3 साल की सजा पाकर छूट जाए। इसके लिए उसे फिजिकल या मेंटल टेस्ट से गुजरना होगा, जिससे साबित हो जाएगा कि वो दिमाग से एक एडल्ट की तरह डिसीजन लेने के काबिल है। मुकुल रात को चोरी से वार्डन के रूप में घुस जाता है और ऑनलाइन सर्च करने लगता है। अब नेक्स्ट एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर आ जाती है। मुकुल बड़ी चालाकी से उसके सारे आंसर को दे देता है। नेक्स्ट एक कोर्ट में रिजल्ट पेश किया जाता है। मुकुल की फिजिकल फिटनेस तो एक एडल्ट की होती है, बट वो साइकोलॉजिस्ट उसे माइनर बताती है। जज भी साइकोलॉजिस्ट की बात में आकर उसे माइनर डिक्लेयर करने वाला होता है। तभी वो ऑफिसर आ जाता है और मुकुल की पोल खोल देता है। वार्डन के रूम के सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि कैसे मुकुल ने साइकोलॉजिस्ट को उल्टा पुल्टा बयान दिया और वहाँ पे पढ़ाई भी करी। केस उलट जाता है और कोर्ट मुकुल को एडल्ट डिक्लेयर कर देती है। जज बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि मुकुल एक शातिर एडल्ट है, उसका ट्रायल एक एडल्ट की तरह ही किया जाएगा। अब माधव मिश्रा मुकुल के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि एक एक बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बात तुमको सच बतानी होगी, नहीं तो तुम्हारा केस में नहीं लड़ूंगा और तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। अब मुकुल समझ जाता है कि सच नहीं बोला तो भगवान भी उसे नहीं बचा पाएंगे। वो एक एक करके सारा सच माधव मिश्रा को बता देता है। सेम लेखा भी मुकुल के बारे में उधर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डिटेल जुटाने में लग जाती है, ताकि मुकुल को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी होती है। लॉयर लेखा मुकुल को मर्डर घोषित करने में लग जाती है। वो जज साहब को इमोशनली अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। वो ये भी कहती है कि जारा जैसे मरी वैसे इस इंसान को भी तड़पा के मारना चाहिए। लेखा के पास ऐसे बहुत सारे सबूत होते हैं जिससे वो मुकुल को फांसी लगवा सके। पहला सीसीटीवी फुटेजेस, दूसरा सारा के पेट में मिला ड्रग्स और मुकुल के पास मिला ड्रग्स सेम होता है। मुकुल के बार बार बोले हुए झूठे बयान। मुकुल के पास जारा को मारने के लिए बहुत अच्छा मोटिव भी था और एक अपॉर्चुनिटी भी थी। बारी आती है माधव मिश्रा की। वो अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि इस केस में शुरू से ही मुकुल को ही सस्पेक्ट बनाया गया, किसी और के बारे में सोचा भी नहीं गया कि कोई और भी तो इस मर्डर को अंजाम दे सकता था। माधव कहते हैं कि मुकुल ने अपने बयान में सब सच कहा था। मुकुल जारा को बचाना चाहता था क्योंकि जारा ने ड्रग्स लिया था और वो नहीं चाहता था कि उनके पेरेंट्स को ये बात पता चले, इसलिए वो जारा को बीच पर छोड़कर आ गया। बट जब पुलिस आई तो उसने पुलिस को सब सच सच बता दिया। लॉयर लेखा फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाती है। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है कि जारा को जिस प्लास्टिक रैप में लपेटा गया था वैसा सेम ब्लू प्लास्टिक रैप क्राइम सीन पर भी मिला, जिस पर मुकुल के फिंगरप्रिंट थे। अब माधव जी उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि मुकुल के फिंगरप्रिंट क्लियर थे या धुंधले थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है कि मुकुल के फिंगरप्रिंट धुंधले थे। तो माधव कहते हैं कि क्या आप इस बात को विस्तार से समझा सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है कि अगर मुकुल ने प्लास्टिक पर हाथ लगाया था तो उसके फिंगरप्रिंट प्लास्टिक पर आ गए होंगे, मगर उस प्लास्टिक को अगर किसी ने ग्लव्स पहन के छुआ होगा तो मुकुल के फिंगरप्रिंट धुंधले हो गए होंगे। अब लॉयर लेखा अगला विटनेस उस लड़के को बुलाती है जिसकी आंख मुकुल ने फोड़ी थी। वो लड़का कहता है कि मुकुल बहुत ही वायलेंट किस्म का लड़का है। तभी माधव भी आकर उस लड़के से पूछते हैं कि तुम सच बात बताओ कि तुमको मुकुल ने क्यों मारा था। वो कोर्ट में ये बताते हैं कि मुकुल की माँ के बारे में उस लड़के ने बहुत गंदी बात कही थी कि वो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है, जिस बात पर गुस्सा होकर मुकुल ने उसे मारा था। लॉयर लेखा को ये बात पता ही नहीं होती और वो ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। एक एक करके अब बहुत सारे विटनेसेस को कोर्ट में पेश किया जाता है। मुकुल के फादर भी वहाँ आते हैं, मगर वो मुकुल को ही मर्डर बताने लगते हैं। अब माधव मिश्रा जी तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ही आधा अधूरा बताकर कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा था कि वो ड्रग्स सिर्फ मुकुल के पास थी, जबकि वो एक विटनेस को लेकर आते हैं और वो लड़का बताता है कि उस रात पार्टी में हर कोई वही ड्रग्स ले रहा था जो सेम मुकुल के पास थी। पुलिस ने मुकुल के अलावा दूसरे किसी और इंसान के न ब्लड सैंपल लिए और न ही फिंगरप्रिंट लेने की सोची। फिर वो एक और एक्सपर्ट को बुलाते हैं। वो बताता है कि जिस जेरी कैन में वो एसिड रखा गया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसलिए वो जेरी कैन धीरे धीरे गलने लगा था, जिसके निशान कंस्ट्रक्शन साइट पर पाए गए थे। वो ये भी बताता है कि एसिड के जेरी कैन को किसी ने कम से कम 5 से 10 दिन पहले वहाँ पर रखा था किसी योजना के तहत। मिश्रा जी ये भी बताते हैं कि मुकुल को ये बात तो पता ही नहीं थी कि वो मड आइलैंड आने वाला है, जबकि ये बात नीरज ने उसको बताई थी क्योंकि उसी ने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ आने का प्लान बनाया था। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर वो डब्बा लाया कौन। कोर्ट में लेखा माधव जी से लड़ पड़ती है और कहती है कि प्रूफ लाकर दीजिए।
माधव जी कोर्ट से मोहलत मांगते हैं कि वो हर हाल में प्रूफ ला कर देंगे कि मर्डर कोई और है, मुकुल नहीं। माधव जी रवाना हो जाते हैं अपने असिस्टेंट के साथ उस मड आइलैंड वाले बंगलो के कंपनी ओनर से मिलने, जिन्होंने जारा की फैमिली को वहाँ स्टे करवाया था। वो उस एड एजेंसी के मालिक से मिलने जाते हैं जिन्होंने सारा को हायर किया था, कि कहीं कोई उनका दुश्मन तो नहीं जिसने सारा को मरवा कर उनका नाम खराब करने की कोशिश की हो। वो एक एक करके सबका बयान लेने लगते हैं। माधव जी को महेंद्र के बयान पर डाउट हो जाता है, क्योंकि महेंद्र ने ही सारा की फैमिली को बंगलो में रखवाया था और सारा का सब कुछ वही मैनेज कर रहे थे। महेंद्र माधव जी से कहता है कि गार्ड के कॉल करते ही तुरंत बंगलो पहुंच गए थे वो, जिस दिन जारा का मर्डर हुआ था। माधव जी नोटिस करते हैं कि महेंद्र 30 मिनट में वहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि महेंद्र के घर से मड आइलैंड बहुत दूर था। माधव जी अगले दिन ही महेंद्र के घर पहुंच जाते हैं। महेंद्र की वाइफ झूठ बोलती है और माधव जी इस बात को समझ जाते हैं। वो बहाने से घर के अंदर छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें एक शू रैक में एक जूता मिलता है जिसमें बालू लगी थी। वहाँ पे एक इनहेलर भी मिलता है और उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर भी मिलता है, जिसकी फोटो खींचकर माधव जी अपने साथ ले आते हैं। माधव जी उस डॉक्टर के पास आते हैं जिन्होंने उस पेपर पर प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है। वो डॉक्टर बताता है कि एसिड फ्लेम्स की वजह से जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए ये मेडिसिन मैंने लिखी थी। उस प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर 25 मई की डेट लिखी होती है। महेंद्र जारा की डेथ के 4 दिन बाद आया था डॉक्टर से दवाई लेने। अब माधव जी को पता चलता है कि महेंद्र जी की 16 साल की बेटी थी और उसकी मौत भी बहुत दर्दनाक हुई थी। एक्चुअली उसने एसिड पीकर सुसाइड कर लिया था। वो ऑनलाइन वीडियोस बनाती थी। एक बार उसके एक वीडियो पर इतनी ट्रोलिंग हुई कि उसने सुसाइड कर लिया और सबसे पहले ट्रोल कमेंट उस वीडियो पर किसी और का नहीं बल्कि जारा का था। और जारा के कमेंट के बाद ट्रोलर्स की झड़ी लग गई, जिससे कि डिप्रेशन में आकर उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। माधव जी अपनी वाइफ की हेल्प लेते हैं। माधव जी की वाइफ महेंद्र की वाइफ से मिलने आती है। एक्चुअली में महेंद्र की वाइफ को पता नहीं था कि उनकी बेटी ने वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट की वजह से जान दे दी थी। वो हर वक्त वो वीडियो देखा करती थी। एक दिन महेंद्र की नजर उन कमेंट्स पर गई। उस दिन से महेंद्र बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगा। अब महेंद्र और उसकी वाइफ को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन दिया जाता है। महेंद्र की वाइफ बताती है कि उसने माधव की वाइफ को वीडियो वाली बात बता दी थी, जिससे महेंद्र अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा करता है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट की हियरिंग होती है। कोर्ट में वो डॉक्टर भी आता है जिसने महेंद्र को वो दवा प्रिस्क्राइब की थी। वो कोर्ट को सारी बात बताते हैं कि महेंद्र को क्या हुआ है और वो कब उनके पास आया था। लॉयर लेखा कहती है कि लंग इन्फेक्शन वाली कहानी से इस केस का क्या लेना देना। इस पर माधव बोलते हैं कि अगर मुकुल ने जारा को मारा है तो मुकुल को लंग इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ। अब माधव जी महेंद्र की वाइफ को कटघरे में बुलाते हैं और बताते हैं कि उनकी वाइफ ने कैसे झूठ बोला है। महेंद्र मर्डर वाली रात को 9 से 10 के बीच घर आ गया था। ये बात सरासर झूठी है। अब वो महेंद्र की वाइफ से उसकी बेटी के बारे में पूछने लगते हैं। एक्चुअली में महेंद्र की बेटी 16 साल की थी, मगर वो अपनी एज से कम लगती थी। यहाँ तक कि उसने अपने एक फेक अकाउंट भी बनाया था। उसका नाम रीतू था। वो जारा के सीरियल वाले कैरेक्टर बिट्टू के वीडियोस की नकल करके वीडियो बनाकर जारा को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी। अब माधव जी कहते हैं कि अगर हमको रीतू की सुसाइड के बारे में पता चल जाए तो पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। वो कहते हैं कि रीतू ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका सोशल मर्डर हुआ था, वो भी उस इंसान के हाथों जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, और वो चहेती इंसान जारा थी। जारा के एक कमेंट की वजह से रीतू को इतना ट्रोल किया गया कि वो 16 साल की लड़की ने जान दे दी। यही बात जब उस बच्चे के पिता को पता चली तो उसने जारा से अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की ठान ली। अब वो महेंद्र को बुलाते हैं कटघरे में, मगर महेंद्र इतनी आसानी से सच कहाँ बोलने वाला था, और वो ये कह देता है कि उसने कभी आज तक कोई सोशल मीडिया वीडियो और कोई भी अकाउंट देखा ही नहीं है, ना ही उसे इसके बारे में कुछ पता है। वो महेंद्र को बताते हैं कि उस दिन जब उनकी बेटी ने सुसाइड किया था तो वो ऋतु की एक फ्रेंड की फोटो दिखाते हैं। महेंद्र फौरन उस लड़की को पहचान जाते हैं और गलती से उसके सोशल मीडिया वाले अकाउंट का नाम महेंद्र के मुंह से निकल जाता है। वो ये बोल देता है कि ये एंजल है, जो कि उस लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट का नाम था। महेंद्र अब फंस जाता है, क्योंकि अगर उसको सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था तो एंजल नाम के बारे में उसे कैसे पता चला। माधव के बार बार प्रेशर करने और पूछने पे महेंद्र इरिटेट हो जाता है और फाइनली सच उगल देता है। वो बताता है कि सारी प्लानिंग उसी की थी, उसी ने वो शूट मड आइलैंड में प्लान करवाया था। वो जारा को किडनैप करने आता है, मगर वो देखता है कि मुकुल जारा बीच के पास कार से कहीं जा रहे हैं।
वो उनका पीछा करता है और मुकुल के वहाँ से जाने के बाद जारा को किडनैप करके अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर लाकर उसे तड़पा कर मार डालता है। मुकुल की बस इतनी गलती थी कि वो अपनी बहन को अपने साथ नहीं ले गया, जिसकी वजह से आज जारा मर गई। और जारा ने तो खुद ही अपना मर्डर प्लान कर रखा था। अगर देखा जाए तो आजकल लोगों ने सोशल मीडिया को अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने का जरिया बना रखा है। जिसको जो मन में आता है वो बहुत ही गंदा खराब तरीके से कमेंट करने लगता है, आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने लगता है। इससे इंसान को कितनी ठेस पहुंचती है, ये बात का अंदाजा वो लोग नहीं लगाते जो दूसरों को ट्रोल करते हैं। और ये बात उन्हें तब पता चलती है जब कोई अनहोनी घटना घट जाती है। ट्रोलर्स को तो कोई कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उनकी वजह से कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये थी क्रिमिनल जस्टिस सीरीज की पूरी कहानी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।